10 चैप्टर हम लोग जो है उस दिन थोड़ा कंप्लीट किए थे, है ना। और 10 चैप्टर में हम लोग ये सब चीज़ें देख लिए थे ना। एंटीबायोटिक्स कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को देखना था रसायन, एंजाइम और क्या चीज़, अन्य जैव सक्रिय अणु। क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है। रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु, ध्यान रखें इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बनाने के लिए हम लोगों को याद रखना होगा। और इसमें लड़के लोग इधर का उधर खूब करते हैं। इधर का उधर मतलब बहुत सारी चीज़ों का नाम दिया है तो इसका नाम उसमें लिखेंगे, उसका नाम इसमें लिखेंगे, ये गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम लोग घर जाके इसका लिस्ट बनाएंगे, समझ में आ रहा है ना। इसका लिस्ट बनाएंगे हम लोग कि कौन कौन किससे किससे मैच करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। देखें, जितने भी सूक्ष्मजीव हैं इनसे कई प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं और इनसे कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल बनाए जाते हैं। एल्कोहल तैयार किया जाता है, एंजाइम तैयार किया जाता है। एल्कोहल के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है बताएं? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। और उसके बाद जो है कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जैसे आसवन और अनासवन, बिना आसवन के जिनको प्राप्त किया जाता है। बिना आसवन के कौन कौन होता है? बियर और वाइन, ठीक है ना। और आसवन के बाद विस्की, ब्रांडी, रम, जीन, वोडका, ये सब जो है आसवन के बगैर प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो व्यावसायिक तथा औद्योगिक स्तर पर जो है ना सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है खरीदने बेचने के लिए, प्लस व्यावसायिक स्तर पे और औद्योगिक स्तर पे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे अब एग्जाम्पल हम लोगों का शुरू हुआ, 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ बताएं? सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है बताएं? एस्परजिलस नाइगर। किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर क्या है? ये कवक है। एस्परजिलस नाइगर क्या है? कवक है। समझ में आ रहा है ना। तो एस्परजिलस नाइगर, ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, याद होगा। मॉडल पेपर जो हम लोग बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन दिया था कि बताइए सिट्रिक अम्ल का उत्पादन जो है वो किससे होता है। याद नहीं आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन था, समझ में आ रहा है ना, मॉडल पेपर में। और ऐसे ही पूछा जाता है, जिस तरीके से वो सवाल था उसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना। आज या कल में एक और मॉडल पेपर जाएगा, उसको हम लोग देखेंगे बढ़िया से। एक और मॉडल पेपर जस्ट जो है लॉन्च किया जाएगा। दूसरा हम लोग देख लें, दूसरा पॉइंट जो है हम लोगों को ये नोट करना है, एसीटिक अम्ल का उत्पादन, एसीटोबैक्टर एसिटाई, याद रहेगा। एसीटिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? एसीटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा। और ये क्या है? ये एक जीवाणु है। समझ में आ रहा है ना, क्या है ये? जीवाणु। चले तीसरा हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है ब्यूटायरिक एसिड का उत्पादन जो है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम द्वारा होता है। और ये भी क्या है? जीवाणु है। क्या है ये? जीवाणु। याद रखेंगे, एक ही कवक मिला है अभी तक, कौन? एस्परजिलस नाइगर, जिससे क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल बनता है। अगला हम लोग देखें, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होगा। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ये भी हम लोग पढ़े ही है। एथेनॉल, एथेनॉल क्या होता है? इसका फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है ना। तो C2H5OH के लिए जो है हम लोग ब्रीवर्स ईस्ट, कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखें लाइपेज। ये लाइपेज का एग्जाम्पल जो है याद रखेंगे, इसका काम भी याद रखेंगे। लाइपेज क्या है? अब यहाँ से टॉपिक बदल गया, ये सब जो है रसायन था। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये सब रसायन था। अब क्या शुरू हो रहा है? एंजाइम। तो लाइपेज जो है, लाइपेज एंजाइम का प्रयोग अपमार्जक के रूप में, अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल वगैरह के दाग हटाने में किया जाता है। कपड़ों से तेल का दाग हटाने में किसका उपयोग किया जाता है? होली में हम लोग कपड़े दे देते हैं ना जी, कहाँ पे? लॉन्ड्री को धोने के लिए। तो वो किसका प्रयोग करता है? लाइपेज का प्रयोग करता है। फटाफट पूरा क्लीन हो जाएगा, जितना खाए पिए रहेंगे, ठीक है ना। जो भी दाग लगा होगा सब साफ, ठीक है ना। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग एक और, जो हम लोग घर पे जूस बनाते हैं, कभी मन किया घर पे जूस बनाएं
और सेम जूस, जैसे मैंगो जूस हम लोग पीना चाहते हैं, तो मैंगो जूस हम लोग घर पे बनाएं और मैंगो जूस हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लाएं, तो कौन वाला जो है बढ़िया दिखेगा? बाज़ार वाला बढ़िया दिखेगा। समझ में आया ना? दिखने में केवल बाज़ार वाला बढ़िया होता है, और वो शुद्धता की गारंटी खैर कंपनियां बहुत सारी लेती हैं, बहुत सारी जो जनरल लोकल जो है आइटम्स होते हैं जो लोकल मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आजकल दूसरे जगह पे हम लोग जाके ख़रीदेंगे लोकल जगह पे, लोकल मार्केट में, तो वहाँ कोई भी ब्रांडेड सामान नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? और वो शुद्धता की गारंटी नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसलिए अगर ख़रीदना है तो बढ़िया वाला ख़रीदें, माजा। समझ में आया ना? नहीं तो बहुत सारा और लॉन्च किया है। हाँ कोहड़ा पिला देगा लो आम के बदले समझ में आया ना? तो देखें हम लोग कि ये जो जूस होते हैं, सवाल है कि मार्केट में बने हुए जूस और घर पे बनाए गए जूस, दोनों में से कौन जो है अच्छा दिखता है? मार्केट वाला अच्छा दिखता है। किसके चलते अच्छा दिखता है? दो चीज़ों के चलते, ठीक है ना? दो चीज़ों के चलते अच्छा दिखता है। नाम क्या है उनका? पेक्टिनेजेस और प्रोटियोजेस। पेक्टिनेजेस और प्रोटियोजेस का उपयोग किया जाता है बोतल वाला रस क्या करने में? अधिक स्वच्छ और सफाई, ठीक है ना? बोतल वाला रस इसी के चलते स्वच्छ और साफ दिखता है। किसके चलते बताएं? पेक्टिनेजेस और प्रोटियोजेस। अगला देखें हम लोग एक और एंजाइम। ये जितना टिक कर रहे हैं आज घर जाके देख लेंगे, पूरे जो है टॉपिक में से 1 नंबर का सवाल आएगा ही आएगा, एकदम श्योर है। एक नंबर हम लोग कलेक्ट करते हैं, मालूम ही है, ठीक है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से। तो सवाल है कि इसका उपयोग किस में किया जाएगा? ध्यान रखें, स्ट्रेप्टोकोकस जो है ना, इससे रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का हटाने में, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है ना, तो ब्लड का क्लॉटिंग हटाने के लिए जो है हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग करते हैं। इसलिए स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? थक्का स्फोटन, ठीक है ना? थक्का स्फोटन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसको थक्का स्फोटक कहा जाता है, क्लॉट बर्स्टर कहा जाता है, क्योंकि ये जितना खून का जमाव होगा रक्त वाहिनियों में उनको तोड़ने का काम करता है, ठीक है ना? और ख़ास तौर पे वो व्यक्ति जो हृदयघात से गुजरते हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें उनके साथ हुई रहती हैं, वैसे लोगों में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना? एक और देखें हम लोग, मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो गुजरते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना? अब अगला हम लोग देखें, ये तो हो गया हम लोगों का बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा एंजाइम। अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? जैव सक्रिय अणु। क्या पढ़ेंगे बताएं? जैव सक्रिय अणु। देखें, एक जैव सक्रिय अणु का नाम याद रखेंगे, नाम क्या है उसका? साइक्लोस्पोरिन ए। कोई बताएंगे इसका यूज़ किस में किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किस में किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है जिन व्यक्तियों में अंग प्रत्यारोपण हुआ है। अंग प्रत्यारोपण मतलब जिनका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनका भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक काम करता है प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में। समझ में आ रहा है ना? किसके रूप में काम करता है? प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में काम करता है। ये समझ में आ रहा है ना? किसके रूप में काम करेगा? प्रतिरक्षा निरोधक। प्राप्त किससे किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या है ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम? कवक है। समझ में आ रहा है ना? कवक है। कौन कवक है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। समझ में आया ना? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से क्या निकाला जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए का उपयोग किस में किया जाता है? जिस आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना हो। जैसे हम लोग पढ़े हैं पहले कि हमारा शरीर जो है ना, बाहर का एक भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरे किसी का कोई भी अंग एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का हमको किडनी लगा दिया जाए, हमारा बॉडी कहेगा कि ये हमारा नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देगा, फेल करवा देगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, यानी हमारे शरीर को थोड़ा समझाने बुझाने के लिए इसको भेजा जाता है। समझ में आ रहा है ना? साइक्लोस्पोरिन ए को, कि भाई थोड़ा देर जो है धैर्य रखो। फिर जब एक बार किडनी सेट कर जाता है तो ये साइक्लोस्पोरिन ए देना बंद कर दिया जाता है, ताकि हम लोग जो है एकदम फिट रहें।
समझ में आ रहा है ना। नहीं तो कोई भी दूसरा अंग, दूसरे किसी का अंग जो है हमारा बॉडी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये उपयोग हो गया एक प्रतिरक्षा दावक कारक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अगला हम लोग देखें, नाम है क्या चीज, मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम है, मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस से क्या निकाला जाता है, एस्टैटिन। मोनास्कस परप्यूरियस क्या है, ये देखें ईस्ट है ये। तो सवाल है कि एस्टैटिन का उपयोग किस में किया जाएगा। एस्टैटिन का उपयोग किया जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे बताएं, एस्टैटिन का। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आएगा हम लोगों का किसके उपचार में बताएं, वाहित मल के उपचार में। तो वाहित मल के उपचार में जो है सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो है वाहित मल की परिभाषा देख लेंगे एक बार। वाहित मल को जो है क्या कहा जाता है बताएं, सीवेज कहा जाता है। वाहित मल को क्या कहा जाता है, सीवेज। सीवेज किसको कहेंगे, प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा क्या होती है, जनित होती है, निकलती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक जो है मनुष्य का मलमूत्र है, इसीलिए जो है इस व्यर्थ जल को हम लोग क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं, वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल में जो है बड़ी मात्रा में कौन कौन होते हैं बताएं, सूक्ष्म जीव होते हैं जो खास तौर पे रोग जनकीय हो सकते हैं। हमने पढ़ा है रोग, जल जनित रोगों के नाम याद है ना, हैजा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब जल के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो व्यर्थ जल का निपटान कैसे होगा, उसी को हम लोग कहते हैं वाहित मल उपचार। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये याद रखें हम लोग कि वाहित मल का उपचार जो है वो कितने चरण में किया जाता है, क्या बताएंगे हम लोग, बताएं। वाहित मल का उपचार जो है कितने चरण में है, 2 चरण में। कौन कौन, प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार। एक रहेगा हम लोगों का प्राथमिक उपचार और एक रहेगा द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार को और किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पे जीव विज्ञान लगता है, समझ में आया ना, यहीं पे जीव विज्ञान लगता है। द्वितीयक उपचार में ही जीव विज्ञान का प्रयोग होता है। ये प्राथमिक उपचार में देखें, ये फिजिकल जो है फिल्ट्रेशन है और ये बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन है। यहाँ पे फिजिक्स लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, देख रहे हैं ना, दोनों की ज़रूरत है, बिना किसी के काम नहीं चलेगा। तो फिजिक्स में यहाँ क्या लगेगा बताएं, जो भी वाहित मल में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छानने के लिए जो है कुछ चीज़ें, कुछ सिस्टम लगाया जाता है, एक एक करके वो चैम्बर से गुजरते जाता है और उनको छानते जाता है, ठीक है ना। पानी जो है वाहित मल वो एक एक चैम्बर से गुजरते जाएगा और जो जिसके लिए बना है चैम्बर उससे गुजरने के बाद वाहित मल में से वो चीज़ें बाहर होती जाएंगी। और इसके बाद जो बचता है, प्राथमिक उपचार के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं, उसको हम लोग कहते हैं बहिस्राव। क्या कहेंगे उसको, बहिस्राव। बहिस्राव यानी एफ्लुएंट, याद रखें हम लोग क्या कहेंगे, बहिस्राव या एफ्लुएंट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, बहिस्राव या क्या कहा जाएगा, एफ्लुएंट, ठीक है ना। एक और चीज़, जो नीचे बैठे कण हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक आपंक कहेंगे, स्लज कहा जाता है। यानी पहली बार एक टैंक से गुजारे हम लोग, उसमें कंकड़ पत्थर होता है तो मोटे मोटे पार्टिकल्स को वो छान लेता है। तो जो पार्टिकल्स छने हैं उनको क्या कहेंगे हम लोग, प्राथमिक आपंक, स्लज, ठीक है ना। और जो बाहर आगे निकल रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहिस्राव, एफ्लुएंट कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्राथमिक उपचार होता है। क्या प्राथमिक उपचार में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, नहीं होता है, सीधी सी बात है, नहीं होता है। क्योंकि अभी हमने बताया इसमें फिजिक्स लगता है, इसमें क्या लगता है बताएं, फिजिक्स लगता है। तो इसमें कहीं से भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग नहीं होता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग यहाँ होता है द्वितीयक उपचार में, इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया है क्या चीज़, जीव विज्ञानी उपचार। जीव विज्ञानी उपचार में जो है हम लोग देखें, एक चीज़ यहाँ से और पूछा जाएगा, उर्णक किसे कहते हैं, उर्णक। उर्णक हम लोग कहते हैं कवक तंतु और कवक तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के समूह को, ठीक है ना, फ्लॉक्स कहा जाता है, फ्लॉक्स। इसका इंग्लिश भी हम लोग याद रखेंगे, FLOCS। क्या कहेंगे इसको, फ्लॉक्स कहेंगे। कई बार फ्लॉक्स ही लिख के दे देता है, तो फ्लॉक्स हम लोगों को याद रहना चाहिए। फ्लॉक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, उर्णक। क्या कहा जाएगा, उर्णक। उर्णक क्या है, हाँ, कवकीय तंतुओं से जुड़े जीवाणुओं के
जाली जैसी संरचना का झुंड। समझ में आ रहा है ना, इसको हम लोग उर्णक कहते हैं। तो ध्यान रखें हम लोग कि लाभदायक वायवीय सूक्ष्मजीवियों की प्रबल शक्ति उर्णक के रूप में विकसित होने लगती है। ये द्वितीयक उपचार में होता है, सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ाई जाती है और वो सूक्ष्मजीव जो है कार्बनिक पदार्थों की खपत करते हैं और इस तरह से जो है वो जल के बीओडी को घटा देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बीओडी। बीओडी का एक तो हम लोग क्या याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें। फुल फॉर्म जो है इसका सबसे ज़्यादा जरूरी है। किसका फुल फॉर्म बताएं? बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। किसका फुल फॉर्म? बीओडी का। और उसके बाद देखें हम लोग बीओडी है क्या चीज़, बीओडी क्या है बताएं। बीओडी जो है यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि 1 लीटर जल में, ये देखें यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, यहाँ से बीओडी ऑक्सीजन की उस मात्रा को संदर्भित करता है जो जीवाणु द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर दे। लिख पाएंगे? बीओडी किसे कहते हैं? 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को जो है क्या करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीओडी। दूषित जल का बीओडी क्या होता है, अधिक या कम? दूषित जल का बीओडी अधिक होता है। समझ में आ रहा है ना। जब ये प्रक्रिया हम लोग करते हैं, उर्णकों की वृद्धि करवाते हैं उस जल में, तो वो सारे कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देते हैं, सारे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देते हैं। समझ में आया ना, ऑक्सीकृत कर देते हैं, उस जल का बीओडी घट जाता है। यह सब द्वितीयक उपचार में किया जाता है। द्वितीयक उपचार में जो सीवेज वाटर है उसके जो है क्या चीज़, बीओडी को हम लोग कम करवाते हैं। बीओडी एक बार फिर से समझें क्या है बीओडी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करने में कितना ऑक्सीजन लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? बीओडी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो बीओडी की परिभाषा हम लोग याद रखें और ये काम तब तक किया जाता है जब तक कि बीओडी घट ना जाए। देख रहे हैं ना, बीओडी जब तक घटता नहीं है तब तक जो है ये काम किया जाता है। तो ये हो गया। व्यर्थ जल का मापन जो है हम लोग बीओडी को माप के देख सकते हैं। ठीक है ना। ये किसका फिगर दिया गया है बताएं? बिल्कुल। अच्छा देखें एक और चीज़, पाचन के बाद जो चीज़ें बचती हैं उसमें मुख्य रूप से जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं बताएं हम लोग ज़रा। उसमें मीथेन होता है। मीथेन के बाद क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये वही गैस है जिसमें सड़ी हुई अंडे जैसी बदबू होती है। ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है उत्पन्न करते हैं। इनको सम्मिलित रूप से जो है हम लोग क्या करवा सकते हैं? बायोगैस का उत्पादन करवाने में प्रयोग कर सकते हैं। बायोगैस का उपयोग जो है कर सकते हैं हम लोग। ये जो वाहित मल उपचार संयंत्र से जो चीज़ें निकल रही हैं, जो गैस निकल रहा है उसमें कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मुख्य रूप से होती है। ठीक है ना। और इससे हम लोग क्या निर्माण कर सकते हैं? बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बायोगैस बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने पढ़ा कि वाहित मल उपचार संयंत्र में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मजीवों का। प्राथमिक उपचार में या द्वितीयक उपचार में बताएं? द्वितीयक उपचार में। यहाँ 2 प्लान का नाम हम लोग याद रखेंगे जो हमारे देश की प्रमुख नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। कौन कौन सा प्लान? गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है ना। GAP गैप और क्या चीज़? YAP यैप। ठीक है ना। तो गैप किसके लिए था? गंगा एक्शन प्लान और यैप यमुना एक्शन प्लान। ठीक है ना। ये सब जो है हमारे देश की जो प्रमुख नदियां हैं उनके जल को स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया था। उनके जल को क्या करने के लिए? स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इसको। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है बताएं? बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव। ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सोएब बताओ तो खाली पेट कितना केला खा सकते हो? 50 गो। 50 केला खा जाओगे खाली पेट?
सच में खा जाएंगे। पशुपालन से कम नहीं है तब। पाचन क्रिया बहुत खतरनाक है। सही है। तो एक केला खाने के बाद पेट खाली कहाँ रहा ये बताओ। 50 केला बोल रहे हो, एक केला खा लेने के बाद पेट खाली रहेगा? खाली पेट कितना केला खा सकते हैं? खाली पेट कितना केला खा सकते हैं? एक ही खा सकते हैं। समझ में आया? खाली पेट कितना केला खा सकते हैं? एक, मात्र एक। ठीक है ना? ये एक वो खाने के बाद पेट खाली रहेगा जी। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बायोगैस के उत्पादन में जो है क्या चीज़? सूक्ष्म जीव। ये समझते हैं हम लोग। बायोगैस अभी हम लोगों ने देखा कौन कौन सी मुख्य चीज़ें होती है। बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये सब बनाने का जो काम करते हैं ना, वैसे जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोजेन कहते हैं। मिथेनोजेन को याद रखेंगे हम लोग। क्लास 11th में एक आर्कीबैक्टीरिया टॉपिक था। आर्कीबैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? ताप अम्ल प्रिय, लवण प्रिय और मिथेनोजेन। 3 प्रकार के होते हैं। पहले हो गए ताप अम्ल प्रिय, थर्मो एसिडोफिलस आर्कीबैक्टीरिया। दूसरे हो गए कौन? लवण प्रिय आर्कीबैक्टीरिया, हेलोफिलस आर्कीबैक्टीरिया। और तीसरे हो गए कौन? मिथेनोजेन। तो मिथेनोजेन जो है ये रहते हैं जितने भी रूमिनेंट्स हैं। रूमिनेंट्स यानी कर्ड चीविंग करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर। जुगाली करना किसको बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, गाय भैंस बकरियां हैं, ठीक है ना? ये सब जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने वाले जानवरों में क्या रहता है बताएं? मिथेनोजेन रहते हैं। मिथेनोजेन उनके रूमिनेंट में होते हैं, क्योंकि 2-2 पेट होता है उनके अंदर। एक में जल्दी जल्दी खा के भर लेते हैं और फिर कहीं आराम से बैठते हैं, उसके बाद उस भोजन को लाते हैं वापस मुंह में, फिर उसको जो है क्या करते हैं? चबाते हैं। चबा के फिर जो है अंदर ले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से पाचन होता है उनमें। ये सेल्यूलोज का पाचन करवाते हैं। कौन? मिथेनोजेन का एग्जाम्पल है ये देखें हम लोग, मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये सब एग्जाम्पल होते हैं इनके। तो मिथेनोजेन जो है ना, मिथेनोजेन ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं, ठीक है ना? ये भी देखें हम लोग, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस पर हम लोग नॉक नहीं करेंगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट लाइन। कहता है कि बताइए बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या है? तो हम लोग क्या बताते हैं? मीथेन है, जो एक सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है ना? सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होगी, उससे उत्पन्न होगा। अब देखें, गीले आटे का किण्वन कराते हैं, पनीर का निर्माण करते हैं, पेय पदार्थों का उत्पादन, इनमें सब CO2 ही उत्पन्न होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सेल्यूलोजीय पदार्थों पर अवायवीय रूप से उगते हैं, और उन बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? मिथेनोजेन। और यही मिथेनोजेन है जो अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाए जाते हैं, ठीक है ना? और ये जीवाणु कहाँ होते हैं? पशुओं के रूमेन में। रूमेन मतलब पहला पेट, दूसरा पेट में जो है पाचन होता है, पहले पेट में ये होते हैं, ठीक है ना? तो रूमेन में सेल्यूलोजीय पदार्थों की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है, और ये जीवाणु सेल्यूलोज को तोड़ने में क्या होते हैं? सहायक भी होते हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये निर्माण करवाते हैं किसका? बायोगैस का। किसका निर्माण कराते हैं? बायोगैस का। ये देखें हम लोग, एक बायोगैस संयंत्र का फोटो दिया हुआ है। इसका फिगर बनाने के लिए आता है, समझ में आ रहा है ना? इसका फिगर बनाने के लिए एग्जाम में देगा जरूर। तो हम लोग कैसे बनाएंगे बताएं? गोबर और जल का मिश्रण जो है हम लोग यहाँ डालते हैं, ठीक है ना? है गोबर और जल का मिश्रण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्लरी बोलते हैं। स्लरी, स्लरी, ठीक है ना? हिंदी में क्या कहेंगे? करदम, ठीक है ना? इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? स्लरी। तो ये स्लरी जो है वो मिक्सिंग टैंक में डाला जाता है। इसको मिक्सिंग टैंक बोलते हैं हम लोग। मिक्सिंग टैंक में डालने के बाद ये जो है पहुँचेगा डाइजेस्टर में, और डाइजेस्टर जो है ये कंक्रीट का बना हुआ होता है, एक मोटा दीवार। इसके ऊपर एक तैरती हुई गैस टंकी लगी होती है, ठीक है ना? जैसे जैसे इसमें गैस बनते जाएगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ये गैस टंकी जो है क्या होती है? ऊपर उठती है। ये गैस टंकी फिक्स नहीं रखा जाता है,
समझ में आ रहा है ना, इसको ऊपर नीचे खिसकने लायक बनाया गया होता है। तो ये जैसे जैसे गैस बनते जाएगा ना ऊपर खिसकते जाती है, और फिर यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है, इसको खोलेंगे गैस जो है बाहर आएगी। समझ में आ रहा है ना। तो गैस होल्डर जो है इस तरीके से काम करता है। इधर जो है ना स्लज होता है, स्लज, स्लज मतलब इंग्लिश ही लिख दिया है। स्लज को क्या कहते हैं? आपंग, ठीक है ना। जितना गोबर यूज़ होगा वो सब इधर से आके जमा होगा यहाँ, और इसको हम लोग निकाल के डाल सकते हैं कहाँ पे? खेतों में। खेतों में क्यों डालेंगे? क्योंकि इस वाले गोबर में बिल्कुल NPK की मात्रा ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम इनकी मात्रा ज़्यादा होती है, और लगभग हर एक पौधे में जो है ना यही चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए? NPK। समझ में आ रहा है ना। तो इससे जो गैस प्राप्त हो रही है उसका एक और नाम हम लोग रखते हैं, क्या चीज़? गोबर गैस। बायोगैस का दूसरा नाम है ये। बायोगैस का दूसरा नाम क्या होता है? ये फिगर बना लेंगे सभी घर पे। टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। इसमें बस 2 टंकी बना लेना है हम लोगों को, और 2 जो है क्या बना लेना है? चैम्बर बना लेना है। एक कौन सा चैम्बर? स्लरी वाला, और एक स्लज वाला, बस। ठीक है ना। तो इस तरह से ये फिगर बनाने के लिए आता है कभी कभी। देखें एक और, ये बायोगैस के प्रोडक्शन में जो है ना हमारे देश में एक बहुत ही सक्रिय संस्था है। कौन सी संस्था? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और एक और है खादी एवं ग्रामीण उद्योग। ठीक है ना। ये दोनों ने मिल के और बायोगैस प्लांट बनाने के लिए जो है ना तरह तरह के जो है फंड्स इशू किए हैं। फंड्स भी मिलता है इसके लिए लोगों को। सरकार जो है वो आर्थिक सहायता देती है, प्रोत्साहित करती है कि भाई ये आप बायोगैस संयंत्र बनाइए और उससे निकलने वाली एनर्जी का उपयोग कीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीव। अब इसके बाद देखें अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या आएगा? जैव नियंत्रण कारकों के रूप में क्या चीज़? सूक्ष्म जीव। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो इसमें जो है ज़्यादा नाम हम लोगों को जो है ना दिया नहीं गया है, 1-2 नाम मिलेगा जिसको याद रखना होगा। ठीक है ना। ये टॉपिक जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के नज़रिए से। हाँ, यहाँ थोड़ा सा जो है हम लोगों को देखना होगा एक बार। ये बीटी कॉटन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, चैप्टर 11 में पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं, 12 में पढ़े हैं बीटी कॉटन के बारे में। बीटी कॉटन जो है वो क्या है आगे फिर पढ़ेंगे। बैसिलस थुरिंजिएंसिस कॉटन, बीटी से बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु से निकाला गया एक जीन जब हम लोग कॉटन प्लांट में डाल देते हैं तो वो बन जाता है क्या चीज़? बीटी कॉटन। क्या बन जाता है वो? बीटी कॉटन बन जाता है। और बीटी कॉटन जो है वो हमारे फसल को किससे बचाने में सुरक्षा देता है बताएं? बॉल वॉर्म, गोल कृमि। ठीक है ना। यहाँ देखें हम लोग लिखा है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है ना। और ये किसको नुकसान पहुँचाता है बताएं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस जो है ये जीन किसको नुकसान पहुँचाता है? बॉल वॉर्म को, गोल कृमि को, कपास के गोल कृमि को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है ना। एक और देखें हम लोग व्याध पतंग हो गए, ड्रैगन फ्लाई, भृंग हो गए, बीटल जिनको कहते हैं, जिन पे लाल और काले रंग की क्या होती हैं? धारियाँ होती हैं। ठीक है ना। एफिड तथा मच्छरों से छुटकारा दिलवाने में अत्यंत लाभप्रद है। एफिड और मच्छर से छुटकारा दिलाना है। कौन कौन सा जीव हम लोग ला देंगे अपने खेत में बताएं? बीटल और ड्रैगन फ्लाई, ये दोनों ला देंगे। ये मच्छरों से और किससे? एफिड से छुटकारा दिलाते हैं। तो इस तरह से जैव नियंत्रण कारक के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना। इसके बाद एक और हम लोग देखें, बताया जा रहा है ना कि बटरफ्लाई कैटरपिलर नियंत्रण में किया जाता है। वही बटरफ्लाई कैटरपिलर जो दिया है ना, इसी को हम लोग कहते हैं गोल कृमि। ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाएगा? गोल कृमि कहा जाएगा। ये बटरफ्लाई कैटरपिलर होती है। समझ में आ रहा है ना। तो गोल कृमि को बचाने के लिए हम लोग कौन से जीन का इस्तेमाल करते हैं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस के टॉक्सिन जीन का इस्तेमाल करते हैं। जहरीला जीन होता है इसके अंदर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्राइजीन। किसके नाम से जानते हैं? बैसिलस थुरिंजिएंसिस के अंदर एक जीन होता है जिसको क्राइजीन कहा जाता है। क्राइजीन निकाल के हम लोग कॉटन के पौधे में डाल देते हैं
अब उस कॉटन के प्लांट को जब खाने के लिए ये आता है बटरफ्लाई कैटरपिलर, तो उसके पेट में जो है बहुत खतरनाक जलन होती है और उस जलन के बाद क्या होता है, छेद हो जाता है उनके पेट में और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग बचाते हैं किसको बताएं, अपने पौधों को, ठीक है ना, कपास के पौधों को। एक और देखें, एक कवक है जिसका उपयोग किया जाता है, ट्राइकोडर्मा। नाम क्या है इसका, ट्राइकोडर्मा। कई सारे पौधों के रोगों का उपचार किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा, ट्राइकोडर्मा के द्वारा बहुत सारे पौधों की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो इनका केवल नाम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद देखें हम लोग, अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है बताएं, जैव उर्वरक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। तो जैव उर्वरक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी कुछ नाम हम लोगों को याद रखना है। जैसे देखें, एक ये नाम तो एकदम हम लोग भूले नहीं, कौन सा नाम बताएं, माइकोराइजा किसको कहते हैं, हाँ बिल्कुल, माइकोराइजा कहते हैं। कवक, कवक हो गए, ठीक है ना, और जितने उच्च पादप है, उच्च पादपों की जड़, ठीक है ना, कवक और उच्च पादपों की जड़ों के साथ बनने वाले संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोराइजा। और एक और क्वेश्चन जो है हम लोगों के वो मॉडल सेट में था, ग्लोमस के बारे में, याद होगा, ग्लोमस याद आ रहा है, उसका आंसर हम टिक करवाए थे, ग्लोमस। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं। किस जीन के सदस्य माइकोराइजा बनाते हैं, ग्लोमस, ठीक है ना। ये ग्लोमस जो है वो कवकों की जाति है और इस जाति में जो भी आते हैं ना कवक, वो अधिकतर जो है क्या बनाते हैं, माइकोराइजा बनाते हैं, ठीक है ना। एक और देखें हम लोग, बहुत सारे बैक्टीरिया और मिलेंगे हम लोगों को। जैसे यहाँ देखें नाम दिया हुआ है राइजोबियम, समझ में आ रहा है ना। जितने लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट का मतलब क्या हो गया, लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी पौधे। तो दलहनी पौधों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों को हम लोग कभी ना कभी देखे होंगे। उनकी जड़ें जो है ना, वो जड़ें जो है कैसी होती हैं, जगह जगह पे फूली हुई होती हैं ऐसे। जितने दलहनी पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ें जगह जगह पे फूली हुई होती हैं। तो ये फूलने का कारण क्या है बताएं, फूलने का कारण है राइजोबियम। कौन है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जो है क्या करवाते हैं, फिक्स करवाते हैं। समझ में आ रहा है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करवाते हैं, फिक्स करवाते हैं, यानी उन पौधों को लाकर देते हैं, ठीक है ना। और इनका उदाहरण है हमारे पास एजोस्पाइरिलम, एजोबैक्टर, ये सब भी मृदा में उपस्थित होते हैं और नाइट्रोजन दिलाने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इनका नाम हम लोगों को याद रखना होगा। अब देखें एक और, हाँ, साइनोबैक्टीरिया के बारे में अब हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म होने जा रहा है, 2 मिनट धीरे रखें, ठीक है। और उसके बाद कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बोले थे ना इस वीक में टारगेट है 11 चैप्टर। 11 चैप्टर तक जो है मिनिमम हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 12 चैप्टर से जो है अगले मंथ में, ठीक है। सुनना मॉडल सेट के दिन। देखें साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है बताएं, स्वपोषित सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है ना, जो जलीय और स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं, विस्तृत रूप से एकदम डिटेल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होता है बताएं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता है। और साइनोबैक्टीरिया का कुछ उदाहरण बताएं, अगर पूछा जाए हम लोग क्या कहेंगे, एनाबेना, नॉस्टर्ग, ऑसिलेटोरिया, ठीक है ना। धान के खेत में ये महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ जाती है और हाल ही में हमारे देश में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर जो है बाज़ार में उपलब्ध कराई गई है। समझ में आ गया ना। तो ये था हम लोगों का चैप्टर नंबर क्या चीज़, 10। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, चैप्टर नंबर 11।